जय जिनेन्द्र। जय जननी जी, सबके लिए नमस्कार, सुप्रभात। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आज हम भाषा विज्ञान के विषय के अंतर्गत भाषा के वर्गीकरण को हम समझ रहे थे, जिसमें से हमने आकृति मूलक वर्गीकरण को समझ लिया था। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको हमने समझ लिया था। और आज हम समझेंगे कि परिवार मूलक वर्गीकरण, जहां आकृति मूलक वर्गीकरण में समान आकार वाले भाषा को रखा जाता है, अर्थात शब्द या पद की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। और वही तत्व और अर्थ तत्व के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। जिस प्रकार से हमारे परिवार में कोई आदि पुरुष होता है और फिर उसका शाखा प्रशाखा होते चले जाते हैं, तो उसी तरह इसे ऐसे समझा जा सकता है। 2 सेकंड में सबको लिंक शेयर कर दूं बच्चों को। सभी लोग जुड़ते जाएं। तो जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसको हम समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं परिवार मूलक। तो पारिवारिक वर्गीकरण में आप समझते हैं जैसे एक परिवार की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा में भी कुछ परिवारों को डिवाइडेड किया गया है। जैसे हम देखें कि घर का एक बड़ा सदस्य होता है और फिर उसकी शाखाएं प्रशाखाएं ब्रांचेस निकलती चली जाती है। उसी तरह जो भी भाषा आज हम वर्तमान में जानते हैं या जिसका भी अस्तित्व है, उस सब का कोई न कोई इसके पूर्व भी कोई ना कोई भाषा अवश्य है। इसी कारण से इस वर्गीकरण को ऐतिहासिक उत्पत्ति मूलक या वंशानुक्रमिक भी कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण भी कह दिया जाता है कि ये ऐतिहासिक है और वंशानुक्रमिक है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण उसमें जोड़ा जा सकता है। परिवार वर्गीकरण का अभिप्राय है कि विश्व की भाषाओं को परिवारों में विभक्त करना। जिस प्रकार एक माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति एक परिवार के कहे जाते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से निकली हुई भाषाएं भी एक परिवार की कहलाती हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत भाषाओं के बाह्य तथा आंतरिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो संसार की भाषाओं का वर्गीकरण एक और तो भाषाओं की आकृति या रचना या साम्य की दृष्टि से किया जाता है, तो दूसरी ओर उनकी उत्पत्ति और पारिवारिक एकता की दृष्टि से, जिनके क्रमशः आकृति मूलक वर्गीकरण परिवार मूलक वर्गीकरण नाम में जाने हैं। और प्रथम वर्गीकरण में इतिहास भूगोल आदि को की ओर ध्यान न देकर आकृति और सामान्य रचना की ओर ध्यान दिया जाता है। और जबकि दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में भाषा की रचना, उनकी समानता, व्युत्पत्ति, ध्वनि समूह, शब्द समूह, इतिहास भूगोल की ओर भी ध्यान दिया जाता है। और इस प्रकार तुलना और रचना के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति के मूल में जाकर के एक ऐसे परिवार की कल्पना की जाती है जिसकी भाषाएं समान हों और पारिवारिक वर्गीकरण के कई आधार हैं। तो हम जैसे कि हम समझते हैं कि जो अ, देखा जाए तो
भाषा विज्ञानियों ने कुछ समानताएं बताई। एक तो अ, भाषिक साम, स्थानिक साम, भाषिक शब्द साम, व्याकरण साम और ध्वनि साम। तो भाषिक साम जो है ये 5 प्रकार का होता है, और इसमें ध्वनि की समानता, शब्द समानता, रूप समानता, वाक्य रचना की समानता और अर्थ की समानता, इसको हम भाषिक साम्य बोलते हैं। कौन सा साम्य? भाषिक साम्य। जिसकी भाषा की ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ, इनमें साम्यता पाई जाती है, सो वह भाषिक साम्य अ, कहलाता है। तो भाषिक साम्य में उसकी ध्वनि है, रचना है, प्रकृति है, ये सब उसमें जुड़ते चले जाते हैं, और उनमें काफी हद तक देखा जाए तो समानता पाई जाती है। और स्थानिक समान समीपता या साम्य में क्या होता है कि अ, प्रायः देखा ये जाता है कि जो भाषा आसपास के भूभाग में बोली जाती है वो सामान्यतः एक ही परिवार का होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैथिली, बंगाली, आसामी आदि को देखा जा सकता है। शब्द, व्याकरण और ध्वनि के साथ अगर स्थानिक सामीप्यता हो तो फिर और भी अधिक पुष्ट हो जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना ये है कि स्थानिक समीपता परिवार के वर्गीकरण में कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण के लिए मराठी और कन्नड़ एवं मराठी और तेलुगु को लिया जा सकता है, जो कि स्थानिक समीपता तो रखता है, लेकिन दोनों अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे कि देखें कि स्थानिक साम में एक मूल से निकली भाषाओं में प्रायः स्थानिक समानता पाई जाती है। जैसे कि अ, रचना की समानता, रचना की समानता पारिवारिक संबंध जोड़ने की दृष्टि से अ, सर्वाधिक कहना चाहिए सर्वाधिक विश्वसनीय होती है। इस संबंध को स्थापित करते समय परिवर्तन, प्रभाव, एरिया, उसका जो क्षेत्र है, संयोग जन्य समानताओं में सतर्क रहना चाहिए। फेडरिक मूलर आदि विद्वानों का विचार है कि समस्त विश्व की भाषाओं को 100 भाषा परिवारों में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ के अनुसार 250 से कम भाषा परिवार में। किंतु आज तक उपलब्ध भाषाओं को अध्ययन की दृष्टि से अगर हम भौगोलिक खंडों में बांटा जाए तो उन भौगोलिक खंडों की अपेक्षा से अ, हम कह सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका का खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागर खंड और यूरेशिया खंड। तो ये अमेरिका परिवार कहना चाहिए, ये एक प्रकार से जो हमने आपको बताया कि अमेरिका खंड, तो अमेरिका खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागर खंड और यूरेशिया, इनकी भाषाओं में क्या साम्य होता है। तो पहले हम क्या समझ लें, साम्य को समझ लें, इसके उपरांत हम इनको समझेंगे खंडों को क्रमशः। शब्द समीपता, जैसे विद्वानों के अनुसार हम देखें, भाषा शास्त्रियों के अनुसार, तो शब्द की समानता के लिए केवल उस शब्द को चुना जाता है जो अपेक्षित होता है, जिसका व्यवहार प्रत्येक भाषा समाज के सभी लोग के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, अ, सबसे ज्यादा हर घर में माता पिता है कि नहीं है, भाई बहन है कि नहीं है, सब है। तो इन शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में, तो शब्द समीपता के आधार पर एक भाषा के एक ही परिवार को सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, जैसे देखो, पिता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पिता को बताइए। जनक। हैं? क्या बोलते हैं? जनक। नहीं, पितृ। क्या बोलते हैं? मातृ पितृ। पितृ बोलते हैं, पितृ। और अंग्रेजी में? फादर। फादर बोलते हैं। फादर। ठीक है ना? और ग्रीक में, ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? देखो, हम आपको शब्द दिखाते हैं, ये है, दिख रहा है आप लोगों को?
दिख रहा है? ये संस्कृत शब्द है, क्या है? ये कौन सा है? संस्कृत। संस्कृत। इसके बाद क्या लिखी है? फारसी। फारसी में पिदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिदर। पितर। ठीक है ना? और ग्रीक में बोलते हैं, लैटिन में बोलते हैं पैटर। और ग्रीक में बोलते हैं, इसमें ई हो जाएगा ग्रीक में, ई। तो ये पैटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा अंग्रेजी में क्या बन गया। अंग्रेजी में क्या बन गया, बताएं? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? थोड़ा शाइन कर रहा है दिखा। क्या बोलेंगे? फादर। फादर। ठीक है ना? अब देखो, जी। ये जो पितृ शब्द था, अब पितृ शब्द से क्या हो गया? देखो, पहले बनेगा पितृ। पितृ से बन गया पितर। क्या बन गया? पितृ से पितर बना, क्या बना? पितर। क्या लेगा? भाषा के अनुकरण। तो ये पितर बना, क्या बना? पितृ से क्या बन गया? पितर। क्या पितर। बना? पितर। फिर पितर से क्या हो गया? पितर से ग्रीक में जाकर के क्या बन गया? पैटर। क्या बन गया? पी ई टी पितर। आर। पैटर हो गया। फिर जी। फिर लैटिन में बन गया पैटर। फिर पैटर से होते होते अंग्रेजी में बन गया फादर। क्या बन गया? फादर शब्द। तो ये संस्कृत का पितृ शब्द था। पितृ से पिदर हुआ, पिदर से पितर हुआ, पितर से पेटर हुआ, फिर पेटर हुआ, पेटर से फिर जाकर के फादर हो गया अंग्रेजी में। तो ये शब्द साम है। कौन सा साम है? शब्द साम। यहाँ होता ये है, समानता के लिए जो शब्द चुना जाता है उसमें ध्वनि के साथ साथ अर्थ साम भी होना चाहिए। जैसे पिता को फादर, यह ध्वनि साम भी है और अर्थ साम भी है कि नहीं है? आप देखिएगा, जैसे शब्द शाम के लिए आकस्मिक समानता वाला शब्द होता है, जो समानता वाले शब्द होते हैं। जर्मनी भाषा का मान शब्द है, तो माना, एम ए एन, एम ए एन ए, मान हो गया। तो कोरियाई भाषा का मान शब्द में ध्वनि और अर्थ दृष्टि से साम्य है, लेकिन ये आकस्मिक है। इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अंग्रेजी का नियर शब्द है, कौन सा? अंग्रेजी का नियर शब्द है, नियर। देखो, नियर की स्पेलिंग क्या होगी? एन ई ए आर। और भोजपुरी में भी एक नियर शब्द होता है। देखो, ये नियर था, भोजपुरी का नियर शब्द है। ये वाला भोजपुरी का है, ये वाला, और ये अंग्रेजी का है। ठीक है। जिसका मतलब तो एक ही होता है, लेकिन बस आकस्मिक समानता है और कुछ नहीं इसमें। जैसे ध्वन्य, ध्वन्यकरण, जैसे म्याऊं। म्याऊं शब्द जो है ना, बिल्ली बोलती है, कौन बोलती है? म्याऊं। कौन बोलता है? बिल्ली ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना पूछे आपके घर में नहीं आता है। आप लोगों को मालूम है? परमिशन लेके आती है वो, मैं आऊं। हाँ, बिल्ली क्या करती है? परमिशन लेकर के आती है कि मैं आऊं, आई कमिंग। ठीक है ना? मैं आई कमिंग, ये बोलती है। तो मैं आऊं शब्द बिल्ली के बोली के अनुकरण पर बना है, और अनेक भाषाओं में म्याऊं ही कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि एक ही भाषा का परिवार है, नहीं है। अब देखो, व्याकरणिक साम्य भी होता है। कौन सा साम्य होता है? व्याकरणिक साम्य। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें शब्द समानता हो गई। अब व्याकरणिक साम्य। व्याकरणिक साम्य से ऐसा है कि पद रचना, वाक्य रचना की समान शैली है। अतः शब्द समानता से के ज्यादा महत्व के कारण व्याकरण का साम्य है। इसका कारण ये है कि शब्द आदान प्रदान होने पर भी संपर्क में आने वाले किसी भाषा में व्याकरण साम्य नहीं होता। उसके पद और वाक्य रचना शैली अपना ही रखते हैं। जैसे मैथिली, हिंदी, इस कोटि के अन्यान्य भाषा में भरमार साम्य रहते हुए भी सब के वाक्य रचना प्राय अप्रभावित ही रहा।
अतः जहाँ शब्द समानता से किसी भाषा के एक ही होने की संभावना प्रकट होता है, एक प्रकार का प्रतिभास। देखो, मैथिली का व्याकरण अलग है, हिंदी का व्याकरण अलग है, संस्कृत का व्याकरण अलग है। ठीक है। तो वही व्याकरण साम से उसे संभावना की पुष्टि हो जाती है। लेकिन उनके व्याकरणिक में कई चीजें ऐसी मिलती हैं जिसमें कहीं कहीं समानता पाई जाती है। ध्वनि साम, यह व्याकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब दो भाषा एक दूसरे के निकट आती है और एक भाषा के शब्द में आता है, तब अपरिचित ध्वनि और संयुक्त अक्षर के स्थान पर उसी प्रकार के देसी ध्वनि और संयुक्त संयुक्त अक्षर आ जाते हैं। जैसे कि फारसी का गरीब, कागज एवं सबूत आदि, अंग्रेजी के सिग्नल, बॉक्स, ये सब जगह पर क्रमशः सिग्नल, लालटेन, बॉक्स, ये मिलते हैं। इस प्रकार स्थानीय समीपता, शब्द शाम, व्याकरण शाम और ध्वनि शाम, ये चारों परिवार वर्गीकरण का आधार हैं। इनमें व्याकरण, पद रचना तथा वाक्य रचना साम का महत्व सर्वाधिक होता है। स्थानिक समीपता का महत्व सबसे कम है। शब्द शाम और ध्वनि शाम से भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। अब विश्व के भाषा परिवार की हम बात करें कि अगर हम देखें तो भौगोलिक आधार पर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि स्थानिक साम्य की अपेक्षा से कथन कर रहा हूँ, तो अमेरिका का खंड, अफ्रीका खंड, यूरेशिया खंड, प्रशांत महासागर खंड। तो पहले हम समझते हैं अमेरिका खंड। कौन सा खंड? अमेरिका। तो भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण में अगर हम देखें तो इस मामले में सब लोग एक मत नहीं है। कुछ भाषा विद्वान भाषाओं को 250 परिवार में वर्गीकृत किया है, तो कुछ विद्वानों ने 18 परिवार। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका खंड, इस अमेरिका खंड में भूखंड की भाषाएं तसलिस्ट योगात्मक, समास प्रधान है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों के प्रधान अंश लेकर के उसको मिलाते जाते हैं और एक शब्द वाक्य बन जाता है, और एक लंबे शब्द के रूप में एक वाक्य इन भाषाओं में कार्य में आता है। और इस वर्ग की भाषाओं का अध्ययन और सामग्री के अभाव में विशेष वर्गीकरण देना संभव नहीं है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इस वर्ग की भाषाओं में का वर्गीकरण किया, जो कि जैसे अमेरिका में मुख्यतः अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और आदि बोलियां प्रचलित हैं, किंतु लगभग 1000 भाषाएं ऐसी हैं जो मूलतः वहाँ की हैं, जो वहाँ के आदिवासियों द्वारा व्यवहृत होती हैं। इस स्थल पारिवारिक वर्ग को अमेरिका वर्ग कहा जाता है। इस अमेरिका के परिवार में हम देखें जैसे कि उत्तरी अमेरिका परिवार हो गया और दक्षिणी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में जैसे चेरोकी, फ्लोरिडा, एक्समिसो, जिसको हम कहते हैं इन्यूट, ग्रीनलैंड और लेब्राडोर, अल्गोलियन, अल्गोनियन, इरोक्वाइट, ये हो जाएंगे। और इसके बाद में नहुअल, मय। अब नहुअल में क्या हो जाएगा? जैसे अजय, अजय तक है, नहुअल हो गई, सोनूरा, सोसोन, ये हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका परिवार में, अमेरिका परिवार में मय, मय जो है इसी का है, उत्तरी अमेरिका। तो मय के दो भेद कर दिए, क्विच और यूकेतन। अब दक्षिणी अमेरिका परिवार की हम बात करें, जिसमें हम देखते हैं इसको उत्तरी, मध्य और पश्चिमी 3 भागों में डिवाइड किया गया पहले। तो उत्तरी में करीब भाषा, अबरोक, अबरोक भाषा, मध्य में गुअर्नी, टूपो, और पश्चिम में देखें हम पेरुवियन, कुइचुआ और अराकन और चाको। ये विभाजन इन्होंने अमेरिका खंड में किया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें दी। अब हम बात करें अफ्रीका खंड की, तो अफ्रीका खंड में क्या है कि 2 सेकंड, अफ्रीका खंड में हम समझते हैं, देखते हैं। हेलो, पहुंच रही है आवाज? देखिए,
तो अफ्रीका खंड में, इस भूखंड में अफ्रीका में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का समावेश होता है। और इस खंड में प्रधानतः 5 भाषा परिवार आते हैं। एक तो बुशमैन परिवार, बांटू परिवार, सूडान परिवार, और हेमेटिक या हामी, और सेमेटिक या सामी। ये हमने हेमेटिक सेमेटिक बताया था आप लोगों को विगत कक्षा में, हेमेटिक और सेमेटिक। तो हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बुशमैन परिवार की बात करें कि बुशमैन परिवार इसके अंतर्गत कौन सा है। तो बुशमैन परिवार में हम समझते हैं कि जैसे अफ्रीका खंड के अंतर्गत 10 से लेकर 13 तक परिवार को रखा जाता है। और इसमें हम समझ रहे हैं कि सेमेटिक, हम देख लें 2 मिनट। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, इस भाषा परिवार का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज ऑरेंज नदी से अ, नगामी झील तक है इस परिवार का। और यहाँ बुशमैन जाति के लोगों के आधार पर भाषा परिवार का नामकरण किया गया है। इसका मुख्य भाषाएं एकवे, औकवे, होतेन तोत। लिंग स्त्री पुरुष के आधार पर ना होकर सजीव निर्जीव के आधार पर किया जाता है। अफ्रीका के निवासियों की यह मुख्य प्राचीन भाषा है तथा जंगली जातियों की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। और इस भाषा में लोकगीत, लोक कथाएं, कथाओं के अतिरिक्त अ, अन्य प्रकार का साहित्य नहीं मिलता। और इस प्रकार की भाषाओं की सामान्य विशेषता ये है कि इसमें एक वचन की पुनरावृत्ति कर बहुवचन बनाया जाता है। इसकी ध्वनियों कुछ विचित्र हैं और इनके स्फोटात्मक क्लिक ध्वनि क्लिष्ट ध्वनि कहा जाता है। ये ध्वनियां दंत्य, मूर्धन्य, पार्श्विक, तालब और ओष्ठ हैं, जिनका विदेशियों के द्वारा यथावत उच्चारण दुस्साध्य है। इसमें लिंग नियम पुरुष स्त्री पर आधारित न होकर चेतन अचेतन पर अवलंबित है। हुटनटांट इस परिवार की प्रमुख भाषा है। हुटनटांट, ये बुशमैन की हुटनटांट भाषा है जो इससे रिलेटेड है। और यह परिवार, अब बांटू परिवार की बात करें हम, तो बांटू परिवार में से, ये हमने आपसे बात की है बुशमैन की, अब हम करते हैं बांटू परिवार। तो जो बांटू परिवार है, यह परिवार हम अगर देखें तो बांटू जी, जो बांटू परिवार है, ये परिवार मध्य और दक्षिणी अफ्रीका तथा जंजाबार द्वीप आदि में फैला है। 150 भाषाओं के इस परिवार की प्राय सभी भाषाओं में आदमी के लिए बांटू शब्द का प्रयोग ही प्रचलित है। अतः इन सभी भाषाओं को बांटू परिवार के नाम से जाना जाता है। और इस परिवार की मुख्य भाषाओं में काफिर, उबुंडू, कॉन्गो, सेखुतो, हेरेरो, जुलू, स्वाहिली, रुवांदा आदि है। यह असलिष्ट पूर्व योगात्मक भाषा है। और इस परिवार की भाषाओं की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि साहित्य का अभाव, लिंग विचार का अभाव, स्वरों की विभिन्नता के अर्थ की भिन्नता, समस्त शब्द स्वरांत हैं, संयुक्त व्यंजनों का अल्प प्रयोग होता है। फलस्वरूप भाषाएं मधुर तथा संगीतात्मक है। थोड़ा गा गा करके अ, जो आप लोग अ, अफ्रीकी म्यूजिक सुनेंगे ना, अफ्रीकी म्यूजिक सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो वो गा करके बोलते हैं, नाक से बोलेंगे, नाक की उनकी ध्वनि, नासिका, क्योंकि संयुक्त व्यंजन उसमें अधिक होते हैं। पदों की रचना उपसर्ग जोड़कर अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें, ये होगी बांटू परिवार। अब हम बात करते हैं सूडान परिवार की। कौन सा परिवार? सूडान परिवार। तो सूडान परिवार जो है, इस परिवार की भाषाएं कहना चाहिए कि सूडान परिवार की भाषा भूमध्य रेखा उत्तरी से पश्चिमी सिरे से पूर्वी सिरे तक बोली जाती है। और इस परिवार में लगभग 425 भाषाओं का समावेश होता है। और इस परिवार की मुख्य भाषाएं हम्म, मानफू, कनुरी, क्यूल, इवे, वाई, यरूबा, मोम और असानी आदि भाषाएं हैं।
तो ये भाषाएं पढ़ने में सरस तथा छोटे छोटे वाक्यों में विभक्त होती हैं। विभक्तियां प्रत्ययों आदि का व्याकरण का अभाव है। लिंग बोधक कुछ शब्दों में से लिंग की जानकारी होती, बहुवचन के नियम भी अस्पष्ट है। मतलब इनको सूडान का कोई व्याकरणिक नियम नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोल देंगे चलेगा, सब उसमें सूडान भाषा में सब चलता है। अब हम बात करें हेमेटिक परिवार। तो हेमेटिक परिवार जो हमने आपको बताया है कि जो हेमेटिक परिवार है, इस हेमेटिक परिवार में अगर हम देखते हैं, सेमेटिक और हेमेटिक ये दो परिवार हैं। और इन दो परिवारों में हम देखते हैं सेमेटिक अर्थात सामी, ठीक है ना। तो हेमेटिक और हेमेटिक इस परिवार की भाषाएं संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई हैं। और इस भाषा परिवार का नाम इंजिल के आख्यान के अनुसार नोह के द्वितीय पुत्र हैम के नाम पर पड़ा है। ये अब उत्तरी अफ्रीका में फैली हैं और हैम के नाम पर पड़ा है। का नूह का द्वितीय पुत्र थे हैम। और इस परिवार की भाषाएं क्रमशः नष्ट होती जा रही हैं। और इस परिवार की विशेषताएं इस प्रकार है कि आदि मध्य और अंत में धातुएं जोड़कर पदों की रचना होती है तथा विशेष बल के लिए पुनरुक्ति का प्रयोग होता है। और यह भाषा गठन में सरल, धातुएं एकाक्षर तथा अनेकाक्षर हैं। और बहु बहुवचन के रूप में विभिन्न विभिन्न होते हैं। बात करें हम सेमेटिक की, ये परिवार सामी सेमेटिक और हामी हेमेटिक के योग से बना है। तो सेम और हेम दो भाई थे। ये दोनों भाई नोह के पुत्र थे। अरब सीरिया आदि के लोग शेम को अपना आदि पुरुष मानते हैं, जबकि मिस्र इथियोपिया आदि के लोग हेम को अपना आदि पुरुष मानते हैं। ये हेम और शेम ये नोह के पुत्र थे। नोह ईसु के पहले की स्थिति का वर्णन है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई। तो ये नोह की कथा आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने एक दिन शायद आप लोगों को पुराण के माध्यम से भविष्य पुराण में के अंतर्गत नोह की कथा का वर्णन हमने आपको बताया था। तो भविष्य पुराण में आप इसको नोह की कथा को देख सकते हैं। तो इसमें मुख्य बात यह है कि अरब सीरिया आदि के लोग सेम को अपना आदि पुरुष मानते हैं, जबकि मिस्र इथियोपिया आदि के लोग हेम को। तो शामी शाखा प्राचीन भाषा अक्कादी है। और इसके अलावा आर्मेनियन, हिब्रू तथा अरबी भाषा इसी शाखा के अंतर्गत आता है। अरब, ईरान, इसराइल, सीरिया, मिस्र आदि देश में इस भाषा को बोला जाता है मुख्य रूप से। और हम देखें सेमेटिक, इसमें परिवार की भाषा मोरक्को से स्वेज नहर तक बोली जाती है, सेमेटिक। और इसकी भाषा अरबी है, जो अल्जीरिया मोरक्को में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। सेमेटिक परिवार में क्या है, ये भाषा श्लिष्ट, योगात्मक, विभक्ति प्रधान है। स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन होता है। सभी धातुएं तीन व्यंजनों की होती हैं। और बहुवचन बनाने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रशांत महासागरीय अ, भाषाएं जो हैं। तो प्रशांत महासागरीय भाषाएं हैं। तो प्रशांत महासागरीय खंड की हम बात करें आपसे, तो इस भाषा का परिवार समस्त भाषाएं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के द्वीपों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात पश्चिम अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप से लेकर पूर्व में ईस्टर द्वीप तक, एवं उत्तर में फार फरमोशा से लेकर दक्षिण न्यूजीलैंड तक इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा, बोर्निया द्वीप भी सम्मिलित हैं। और मुख्य रूप से इस परिवार के तहत द्वीपीय द्वीपीय देश आते हैं, और जिसमें मलय, जाबी, फार्मोसी, फिजियन, माओरी, हवाइन, ये जो शब्द ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें हम देखें कि जैसे कि अ, इसमें हम देखें इस भाषा में जो हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। और इसमें हम जैसे मलयन परिवार की बात करें, कि मलयन पोलिनेशियाई परिवार की भाषाएं जो हैं, तो इसमें देखते हैं कि
मेडागास्कर से लेकर पूर्वी इंटरद्वीप तक, उत्तर फार्मूसा से लेकर न्यूजीलैंड तक, सुमात्रा, प्रायद्वीप, फिलीपाइन, फार्मूसा आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है इसका। मलेशियाई अगर हम देखें तो इस भाषा का परिवार क्षेत्र प्रशांत महासागर के फिजी और लघुपाय द्वीपों में फैला हुआ है। अधिकांश भाषाएं मलयन परिवार से संबंधित हैं। और पालोनेशियाई परिवार है, पा, पापुआई, ऑस्ट्रेलियाई। अब हम बात करें यूरेशिया खंड। यूरेशिया खंड में हम देखते हैं इस खंड की भाषाएं विश्व की संपन्न भाषाओं में, जो यूरेशियाई परिवार है ना, इसकी विश्व की समस्त भाषाएं जो विश्व की संपन्न भाषाओं के अंतर्गत आती है। और इस खंड की भाषाएं ही संसार की प्राचीनतम साहित्य की कुंजी है, यूरेशियाई भाषा। और इस भाषा के परिवार के अंतर्गत निम्न भाषा परिवार आते हैं, जैसे कि सेमेटिक परिवार, काकेसस परिवार, यूराई अल्टाई परिवार, चीनी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, भारोपीय परिवार। विविध भाषाओं का अनिश्चित परिवार है। सेमेटिक इस परिवार का समुचित परिवार आप परिचय अफ्रीका खंड के अंतर्गत दिया था, हमने आपको बताया भी था कि नूह के पुत्र सेम को दक्षिणी पश्चिमी एशिया के आदि पुरुष के रूप में प्राप्त ये भाषा है। और ये है, ठीक है ना, ये योगात्मक भाषा है। काकेसस परिवार क्या है? ये कैप्सियन सागर व काले सागर के बीच काकेसस पर्वत की पहाड़ी क्षेत्र और आसपास के भूभाग पर इस भाषा के परिवार के अंतर्गत आता है। और इस परिवार की प्रमुख भाषाएं चेचीन, कुबार्दियन, अरवासियन, जॉर्जियन, मिग्रेलियन। ये भाषाओं के नाम सुन रहे हैं आप लोग कि ये इतनी प्रकार की भाषाएं होती हैं, ठीक है ना। और जॉर्जियन, स्टिलिन, ये वहाँ की मातृभाषा है। यूराल अल्टाई परिवार जो है, ये भाषा परिवार यूराल और अल्टाई पर्वत के बीच तुर्की, सोवियत, हंगरी, फिनलैंड क्षेत्रों में फैला है। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें मंगोली, जैसे तुर्की, मंगोली, तुगुजी आदि भाषाओं की समूह गणना की। चीनी परिवार एक अक्षरी परिवार है और यह भाषा परिवार चीन, श्याम, तिब्बत, ब्रह्म तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी है ना वहां पर, वहां तक फैला हुआ है। तो ये चीनी परिवार। द्रविड़ परिवार क्या है? ये इस परिवार का क्षेत्र दक्षिण भारत, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बलूचिस्तान मुख्य है। और इस परिवार को कभी कभी तमिल परिवार भी कह दिया जाता है। और यह भाषा परिवार वाक तथा स्वर के कारण यूराल अल्टाई परिवार के निकट पहुंच जाता है। और इस परिवार भाषा में प्रधानतः 14 भाषाएं हैं। द्रविड़ में द्रविड़ में 14 भाषाएं हैं। आप लोग ये ध्यान से सुन लेना, ये पूछा जाता है हमेशा कि द्रविड़, इसमें द्रविड़ वर्ग है, आंध्र वर्ग है, मध्यवर्ती वर्ग है, ब्राहुई वर्ग है। इस परिवार की मुख्य भाषाएं कन्नड़, तमिल, तुलु, टुड्डा, तेलुगु, कोलामी आदि है। ऑस्ट्रेलियाई परिवार जो है, यह भाषा परिवार प्रशांत महासागर के द्वीपों में श्याम और ब्रह्म के वन प्रांत, निकोबार, असम के गंजाम क्षेत्र में फैला है। इसे ऑस्ट्रिक या आग्नेय परिवार भी कहा जाता है। इसको मुख्य दो भाषाओं में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी। असलिष्ट भाषा, असलिष्ट योगात्मक है। भारोपी परिवार जो है, यह विश्व की भाषाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है। और भारोपी परिवार से आशय उन समस्त भाषाओं से है जो प्राचीन भारत यूरोपियन मूल भाषा से निकली हैं। और इसके मुख्य क्षेत्र भारत यूरोपियन मूल भाषा से निकली है। इसका मुख्य क्षेत्र भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यूरोप में रूस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मन, अमेरिका, कनाडा आदि के अनेक भाग हैं। इस परिवार की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक भारोपियन शाखा और भारत ईरानी शाखा। इसके अतिरिक्त इस परिवार को अन्य भागों में बांटा गया, जैसे कि केल्टिक शाखा, जर्मन शाखा, इटालिक शाखा, ग्रीक शाखा, तोखरी शाखा, अल्बेनियन शाखा, लो लेटोस लेट लेटोस्लाविक शाखा, आर्मेनियन शाखा, आर्य और हिंदी ईरानी शाखा। विविध भाषाओं के अंतर्गत जो खंड है अगला,
इसके अंतर्गत इस भाषा परिवार में किन भाषाओं का समावेश किया गया है जो निश्चित कारकों में विशेषताओं के अभाव में किसी विशिष्ट परिवार में नहीं रखी जा सकती। तो इस प्रकार की भाषाओं में पूर्व इटली के मध्य उत्तरी प्रदेश में बोली जाने वाली एस्ट्रक्शन भाषा है। और इस प्रकार से हमने अ, आज जो चीज जानी वह क्या है, इन भाषाओं का हमने पारिवारिक वर्गीकरण को समझा कि पारिवारिक वर्गीकरण में कौन कौन सी भाषाएं जो आती हैं वो हमें जानना अनिवार्य था। तो ये हमने आज आप लोगों के लिए पारिवारिक वर्गीकरण से संबंधित भाषाओं का के बारे में आपको बताया। जैसे कि देखो, द्रविड़ परिवार जो है इसमें 220 भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं 220 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का एक परिवार है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व श्रीलंका में एवं दक्षिण एशिया में कहीं कहीं जगह पर बोली जाती है। इसमें औपनिवेशिक युग के बाद से मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अप्रवासी समुदाय में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा को पहली बार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली जिलों में गुफा की दीवारों पर अंकित किया गया। मदुरई में जैनों का बहुत बड़ा गढ़ था और वहां पर जैन मुनियों पर बहुत उपसर्ग हुए और यहाँ तक कि कई मुनियों को हिंसा का सामना करना पड़ा और उनके साथ मारपीट भी हुई और उन्हें घानी में भी पेला गया। तो वो चित्र मदुरई में बना हुआ है, वो मदुरई का इतिहास है। और मदुरई का इतिहास आप सर्च करें कि जैन मुनियों पर सबसे बड़ा संकट काल मदुरई में ही आया था। दो ईसा की पूर्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आप उसको पढ़िएगा। तो वहां अंकित किया गया ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि आदिनाथ भगवान की पुत्री ब्राह्मी थी, और ब्राह्मी लिपि में इसलिए वहां प्रथम क्रम में वहां लिखा गया। सबसे अधिक बोलने वाली द्रविड़ भाषाएं बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, जिनमें से सभी की लंबी साहित्यिक परंपराएं हैं। छोटी साहित्यिक परंपराएं भाषाएं तुलु और कोडवा है। और कई द्रविड़ भाषा अनुसूचित जनजातियां भी हैं, जैसे पूर्वी भारत में कुरुक और मध्य भारत में गोंडी। तो इस प्रकार से इस परिवार में हमने जैसे कि भाषा को दक्षिण भारत सहित उत्तरी श्रीलंका, बलूचिस्तान, मध्य भारत आदि में बोला जाता है। इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंडी, कोंकण, कोलमी और ब्रूही आदि भाषा भी आती है। तो इस प्रकार से हमने आज परिवार के वर्गीकरण को जाना, जो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है। इसमें हमने स्थानिक साम, शब्द साम, व्याकरणिक साम, ध्वनि साम आदि को हमने समझा। और पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक, उत्पत्ति मूलक और वंशानुक्रमिक भी कहा जाता है। अगली कक्षा में हम अगली वीडियो में हम जानेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण, कि ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कौन सी ध्वनि कब क्या प्रभाव करती है। इस ध्वनि के वर्गीकरण को हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे। नमस्कार। सबको समझ में आ रहा है ना? सर ऐसे सुनने